दे, इसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी करी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस सुंदर भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस चुके थे, तो रंगते बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों की टोलियां उमड़ आती थी। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहाल की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी छुट्टियां चली, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विष हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई गोटियां चली गई, कई गोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी और उसे ये पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को देख रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा पकड़ लेना देशभक्ति है, मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा है, क्या इसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। एक देशद्रोही से अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के लिए समर्पण का बाहर है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे। आज के दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी अपने समाज, अपने देश और अपने राष्ट्र की आशा को बांधे रखने की, आज वही युवा 4 बाय 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के कर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है कि 4 बोतल मौत का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रख दिया है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं।
मरने के बाद दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम है। यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम है। मेरे यही सच्ची देशभक्ति है और राष्ट्रीय प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, अरे भारत की। किंतु एक प्राचारिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी कितने परेशान हो जाएं, हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे अपने समाज में नजर आती है। और कितने आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति ना केवल 2 लोग पहले वो जो विद्वान है और दूसरे को जो धनवान है। एक तरफ हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षा संस्थान है, वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्तियों को बेरोजगारी के जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इसी तरह की कई गजब की बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है, जिसकी जड़ है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फूल फोटो भगवान को पुष्प चढ़ाता रहेगा और हमारे समाज के शिक्षक वर्ग भी दिल्ली के रास्ता काटने में खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा दिखाकर तब तक ना हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा, ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का रक्षण में सामाजिक शक्ति का बात करेंगे। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता भारत स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। राष्ट्र भोजन के लिए खुश रहना असल मायने में हमारा राष्ट्र तब संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से शारीरिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन फहमतमय खंड भारत को खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बातें नहीं, छोटी कोशिशें करनी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं, घरों से करना पड़ेगा। I am being an Indian, I am being a student, I am being a single daughter of this motherland, so feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी जवान, सरहद पर खड़े हर उस जवान को जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, उस प्रशासन को, इस देश की पुलिस, इस देश के किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना असंभव है। आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी से भारत की बेटियां कहती हूँ कि जब तक हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे लेके जाना, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे लेके जाना, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाना, अपने वतन को आगे लेके जाना। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था,